अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। एक और इजरायली सफाक लीडर अल्मोंग कोहेन ने नेतन्याहू को दिया मशवरा। कहा, रमजान का महीना फलस्तीनियों को मारने का बेहतरीन मौका। रोजे में थके फलस्तीनियों के खिलाफ शुरू करें रफा ऑपरेशन। इजरायली सदर इसाक हर्जोग ने हमास रहनुमा याहिया अल-सिनवार को बताया 7 अक्टूबर हमले का फैसला साज। कहा, हमें जिंदा या मुर्दा अल-सिनवार तक पहुंचना होगा ताकि इजरायली कैदियों को वापस लाया जा सके। अल-क़स्सम ब्रिगेड ने अपने मुतालबात पूरे हुए बगैर किसी भी इजरायली होस्टेज को रिहा करने से कर दिया इनकार। हमास मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल-ज़ैफ ने दुनिया भर के मुसलमानों से मस्जिद अक्सा की तरफ मार्च करने की अपील कर दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को 600 वकीलों ने लिखा लेटर। कहा, सियासी दबाव बनाकर अदालती कार्रवाई को किया जा रहा है मुतासिर। सेकुलर सिस्टम के लिए है बड़ा खतरा। राजस्थान के मुसलमानों से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बनाई दूरी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही लोकसभा इलेक्शन में एक भी मुस्लिम लीडर को नहीं दिया टिकट। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करके किया दावा, जिस कंपनी से 150 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, मोदी सरकार ने उसके लिए अपनी टेलीकॉम पॉलिसी ही बदल दी। और पेश खबरों की तफसील। इजरायली पीएम नेतन्याहू की हुकूमत में दरिंदा सिफत लीडरों के असली चेहरे भी दुनिया के सामने आते जा रहे हैं। इजराइल की इंतहाई राइट विंग पार्टी यहूदी फोर्स के असेंबली मेंबर अल्मोंग कोहेन ने फलस्तीनी महाजरीन से भरे शहर रफा पर ग्राउंड हमले शुरू करने की अपील करते हुए कहा कि रमजान का महीना उन्हें मारने का बेहतरीन मौका है। अल्मोंग कोहेन ने इजरायली टीवी चैनल 14 के प्रोग्राम में रफा पर ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में अमेरिकी मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ सवाल के जवाब में कहा कि रफा पर ज़मीनी हमले के फैसले का हक वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को हासिल है। उन्होंने कहा कि रफा में तकरीबन 15 लाख फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। यहाँ ज़मीनी हमला ज़रूरी हो गया है। सफाक इजरायली लीडर कोहेन ने मज़ीद कहा है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि आखिर माह रमज़ान में इजराइल रफा पर हमले क्यों शुरू नहीं कर रहा। रमज़ान का महीना उन्हें मारने का यानी फ़लस्तीनियों को मारने का बेहतरीन मौका है। रोज़े में वो कमज़ोर और थके हुए हैं। मुझे उन पर कोई रहम नहीं आ रहा। मुझे अपने इस्राएली भाइयों पर रहम आ रहा है जो उनके पास यरगमाली है। इस इस्राएली लीडर ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू से अपील की कि रफा में बर्री ऑपरेशन यानी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाए और फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जाए। הממשלה הוא זה שמחליט. ראש הממשלה צריך להנחות את הצבא להיכנס לרפיח, כן, כשהם צמים, כשהם עייפים, כשהם תשושים, לפרק להם את העצמות. אני לא מצליח להבין לאיזה רמה הגענו. האחים שלנו שמה, האחיות שלנו שמה, חטופות, ואנחנו מחכים כי הם בצום הרמדאן. צום הרמדאן זה הזמן הכי טוב להרוג אותם, כי הם חלשים ועייפים. ולא, אני לא מרחם, אני מרחם על האחים שלי. ואני קורא לו כבר היום להנחות את הצבא, להיכנס לרפיח ולהרוג אותם. इजरायली सदर इसाक हर्जोग ने कहा है कि गजा में हमास रहनुमा याहिया अल-सिनवार को इजरायली कैदियों की बाजियाबी के लिए जिंदा या मुर्दा हर सूरत में हासिल करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि सब कुछ सिनवार से शुरू होता है और उसी पर खत्म होता है। यरूशलेम पोस्ट अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सदर इसाक हर्जोग ने मजीद कहा कि हमास लीडर अल-सिनवार वही है जिसने अक्टूबर में हमला करने का फैसला किया था और वो इलाकाई सूरत हाल को बढ़ावा देने, हमारे और दुनिया के बाकी कंट्रीज़ के दरमियान इख्तलाफात को हवा देने की कोशिश कर रहा है। इजरायली सदर हर्जोग ने जोर दिया कि कोई चारा नहीं है, हमें लड़ाई जारी रखनी चाहिए और हमें जिंदा या मुर्दा अल-सिनवार तक पहुंचना चाहिए ताकि तमाम कैदियों को वापस किया जा सके।
उधर हमास ने कहा है कि अहदाफ के हुसूल तक किसी भी इसराइली होस्टेज को रिहा नहीं किया जाएगा। हमास के अस्करी विंग अल क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल के साथ फैसला कुन और सनसनीखेज मज़ाकराती जंग लड़ रहे हैं, जिसमें जीत हमारी होगी। उनका कहना है कि हम अपनी शराइत पर मजबूती के साथ डटे हुए हैं। गजा पट्टी में हमलों के मुकम्मल रोकथाम और इसराइली फोर्सेस का इनकला यानी उसके निकल जाना अहम शराइत में शामिल है। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के मिलिट्री कमांडर ने दुनिया भर के मुसलमानों से फ़लस्तीन की जानिब मार्च करने की अपील कर दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल-ज़ैफ की जानिब से जारी ऑडियो बयान में पाकिस्तान, मलेशिया, उर्दून यानी जॉर्डन, लेबनान और दीगर अरब व इस्लामी ममालिक से फ़लस्तीन की जानिब मार्च करने की अपील की गई है। मोहम्मद ज़ैफ का बयान में मजीद कहना था कि कल नहीं बल्कि आज और अभी फ़लस्तीन की तरफ मार्च करें। मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाने के जिहाद में सरहदों और पाबंदियों को रुकावट ना बनाएं। उधर इसराइली अखबार ने दावा किया है कि रमज़ान के फौरी बाद इसराइल ने रफ़ा में 6 हफ्तों तक हमलों की मनसूबाबंदी कर ली है। इन हमलों के बाद गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल किया जाएगा और इसराइल मिस्र को बाज़ाब्ता इत्तला देगा। يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وأندونيسيا، وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي. ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين، ولا تجعلوا حدودا ولا أنظمة ولا قيودا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون। अपने ईरान दौरे के दौरान हमास सरबराह इस्माइल हानिया ने कल सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात के बाद अब सदर ईरान इब्राहिम रईसी से मुलाकात की है। इस मुलाकात में इस्माइल हानिया ने ईरानी सदर को गजा की मौजूदा सूरत हाल के बारे में तफसीलात बताए। हानिया ने बताया कि इसराइली हमलों के बाद फ़लस्तीनी अवाम ने मज़ाहमत का ऐसा तस्वुर व मिसाल पेश की है जो कि इससे पहले कभी नहीं देखी थी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि अमेरिका और बाज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए गजा की सूरत हाल इंतहाई शर्मनाक है। ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी इरना के मुताबिक इस मुलाकात में इब्राहिम रईसी ने कहा कि गजा की अवामी मज़ाहमत के नतीजे में मसला फ़लस्तीन अब आलम इस्लाम का मुश्तरका मसला बन चुका है। गजा की सूरत हाल अमेरिका और बाज़ मगरबी ममालिक के लिए डूब मरने का मकाम है। खत्ते में मसाइल की जड़ इसराइल है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। अदालती निज़ाम को बदनाम करने के सियासी एजेंडे के मुद्दे पर भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को लेटर लिखकर वकीलों के एक ग्रुप ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। लेटर में CJI से शिकायती लहजे में कहा गया है कि सियासी केसेस में अदालत पर दबाव बनाने, अदालती कार्रवाई को मुतासर करने, अदालत के अहकामात को गलत ठहराने के बेतुके लॉजिक दिए जा रहे हैं। बाकायदा एजेंडा चलाया जा रहा है। ये सेकुलर सिस्टम के लिए खतरा है। CJI चंद्रचूड़ को लेटर भेजने वाले 600 वकीलों में जाने माने वकील हरीश साल्वे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर M कुमार मिश्रा व दीगर शामिल हैं। इस लेटर में किसी भी सियासी पार्टी का नाम लिए बगैर अदालत निज़ाम पर हो रहे हमलों के खिलाफ कदम उठाने की अपील की गई है। लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही किसी भी मुस्लिम लीडर को इस मर्तबा टिकट नहीं दिया है।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक राजस्थान में 10% वोटर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। राजस्थान की 10 लोकसभा और 100 असेंबली सीटों में मुस्लिम वोटर अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन दोनों बड़ी पार्टियों ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। सियासी माहिरीन के मुताबिक बीजेपी ने राजस्थान में कभी भी लोकसभा इलेक्शन में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है, हालांकि कांग्रेस ऐसा करती रही है। 1962, 66 और 72 के अलावा हर लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने कम से कम एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया, लेकिन इस मर्तबा पार्टी ने हर सीट पर अपने उम्मीदवार बदले हैं। बहरहाल कांग्रेस की जानिब से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट ना दी जाने की खबरें राजस्थान के मुस्लिम कम्युनिटी में तशवीश पैदा कर रही हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी की जानिब से गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें अदालत में पेश किया गया। इस दरमियान ईडी ने अदालत से केजरीवाल की 7 दिनों की रिमांड मांगी है। वहीं केजरीवाल ने अदालत में कहा कि ये मामला 2 साल पहले से चल रहा है। मेरे घर पर इतने सारे मिनिस्टर्स आते हैं, वो सरगोशियां करते हैं। ये क्या किसी सीएम को गिरफ्तार करने का हक हो सकता है? केजरीवाल ने यह भी कहा कि ईडी के दबाव में लोग गवाह बन रहे हैं और बयान दे रहे हैं। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे हैं सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल शेड्यूल है, जनता इसका जवाब देगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट पर 2 ट्वीट करते हुए मुल्क का अगला प्राइम मिनिस्टर कैसा हो, इस पर अपनी बात कही है। अपने पहले ट्वीट में उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए थ्रेड शेयर किया। बॉन्ड का मतलब बंधन भी होता है और बंदिश भी। देश को फैसला करना होगा कि या तो हम एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चुनें जिसका मजलूम भारतीयों से गहरा बॉन्ड हो, या फिर ऐसा जो सिर्फ अमीरों के पैसों की बंदिश में हो। अपने दूसरे पोस्ट में असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि मोदी सरकार को एक कंपनी से 150 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले और हुकूमत ने अपनी टेलीकॉम पॉलिसी बदल दी। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि पॉलिसी के बदलने का फायदा किसको हुआ, ये आप समझ सकते हैं। अगर 2G स्कैम था तो फिर ये क्या है? आम आदमी पार्टी की एमएलए और मिनिस्टर आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों का खुलासा करते हुए बताया कि जिन कंपनियों पर ईडी और सीबीआई के लगातार छापे पड़े, उन्होंने इसके बाद बीजेपी को मोटी रकम इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदे में दी। साथ ही आतिशी ने कहा कि इस करप्शन के पैसे को गरीबों में बांटा जाए, नहीं तो महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन से परेशान देश की जनता बीजेपी को अच्छे से सबक सिखाएगी। इसी तरह से ये कंपनियों की लिस्ट इतनी लंबी है, चाहे इसमें फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग, हल्दिया एनर्जी, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, चेन्नई ग्रीनवुड्स, वेदांता लिमिटेड, हेटेरो ग्रुप, नवयुग इंजीनियरिंग, डॉक्टर रेड्डीज, माइक्रो लैब, हीरो मोटर कॉर्प। बहुत लंबी ऐसी लिस्ट है उन कंपनियों की जहां पर आईटी के छापे पड़े, सीबीआई के छापे पड़े, ईडी के छापे पड़े और फिर भ्रष्टाचार का पैसा भारतीय जनता पार्टी में गया। तो प्रधानमंत्री को देश में तो कानून लाना पड़ेगा इस पैसे को गरीबों में बांटने के लिए। तो फिर वो कह रहे हैं कि मुझे फिर से वोट दीजिए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जो पैसा है, जो भ्रष्टाचार का पैसा है, उसको गरीबों को देने से आपको कोई नहीं रोक रहा। आज आप घोषणा करिए कि भ्रष्टाचार का पैसा भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव में नहीं इस्तेमाल होगा और उस पैसे को हम देश के गरीबों में बांटेंगे। तो मैं उनसे आग्रह करूंगी, मैं भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगी कि वो आज आकर पब्लिक में ये घोषणा करें कि 2741 करोड़ रुपए जो हमें ऐसी कंपनियों से मिले हैं जिन पर ईडी सीबीआई की रेड हुई है, उसको हम प्रचार में खर्च नहीं करेंगे, उसको हम चुनाव में खर्च नहीं करेंगे, उसको हम देश की जनता में बांटेंगे, हम किसी चैरिटी में देंगे, हम स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए गरीबों को देंगे उदाहरण के तौर पे। और ये सब जानते हैं कि एक एक करके जिन जिन कंपनियों पर सीबीआई ईडी ने रेड किया,
उन्होंने कुछ दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया। सबसे पहले और सबसे नामी शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी, जिनको 10 नवंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया और उनकी गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के अंदर अंदर शराब कारोबारी शरद रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो ये तो भ्रष्टाचार का पैसा हुआ। इनको तो ईडी ने गिरफ्तार किया था, तो मोदी जी के अनुसार ये पैसा तो देश की जनता में जाना चाहिए। उनको तो कोई कानून नहीं रोकता। तो मैं आग्रह करूंगी कि आज ही जेपी नड्डा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये घोषणा करें कि जो 55 करोड़ रुपया शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उनकी ईडी के गिरफ्तारी द्वारा भारतीय जनता पार्टी आज डिक्लेयर करे कि वो इस भ्रष्टाचार के पैसे को चुनाव में नहीं इस्तेमाल करेगी। आप लीडर सौरभ भारद्वाज ने इंकशाफ किया कि केजरीवाल को जेल भेजने का मकसद दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के एमएलए हर मुमकिन तरीके से तोड़कर बीजेपी में लाना है और यहां आपकी हुकूमत गिराने की साजिश है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जी जब उन्हें पहली बार सम्मन 30 अक्टूबर 2023 को आया कि उन्हें 2 नवंबर 2023 को ईडी के सामने पेश होना है, यानी कि आज से करीब 4.5 महीने पहले या 5 महीने हो गए अब तक, तब से अरविंद केजरीवाल जी कुछ बातें आप लोगों के सामने कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि इनका मकसद एक्साइज केस नहीं है, इनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाना और अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में जाएं, पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए, तोड़ा जाए, सरकार गिराई जाए, पार्टी तोड़ी जाए, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये बात समझती है कि दिल्ली में और पंजाब में चुनाव लड़के आम आदमी पार्टी को हराया नहीं जा सकता। ये बात साफ है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी पर तनकीदों की बौछार कर दी। साथ ही उनसे खवातीन और बच्चों पर हो रहे जुल्म और बढ़ते जराइम को लेकर चुभते सवाल भी पूछे हैं। मैं दोबारा उनसे कहती हूं, जिन मुद्दों को जयराम रमेश जी ने उठाया, उस मुद्दों में वो बहुत से मुद्दों से बच गई। बहुत से मुद्दों पर उन्होंने 5 ऐसे मुख्य मुद्दे हैं, या तो उन्होंने भ्रमित करने वाले झूठे बयान पेश किए, जिसकी आज पोल मैं सबूतों के आधार पर खोलने जा रही हूं, और या कुछ ऐसे सवाल थे जिसपे उन्होंने बचने की कोशिश की। मैं पत्रकार साथियों से कहूंगी, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी का ट्विटर खंगालिए, जो जवाब उन्होंने जयराम रमेश जी को हम दिए हैं। क्या उनके ट्विटर पे जो महिला अपराध की बात की गई, पहला ही सवाल था कि महिलाओं के प्रति या बच्चों के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है, न्याय कोसों दूर है। ये पोस्टर, ये चेहरे, किसी एक का नाम स्मृति ईरानी जी ने जवाब में दिया है? ये हम सवाल दोबारा पूछ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होती है, हां या नहीं? उसके बावजूद भी क्या ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी हुई है या वो आजाद घूम रहा है? क्या बेटियों को न्याय मिल गया, हां या नहीं? मणिपुर की आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार के आज 6 महीने से ऊपर हो गए। कौन सी अदालत में फास्ट ट्रैक में केस चलाकर उन्हें सजा दे दी गई? आप इस पे खामोश है स्मृति ईरानी जी। आपके मंत्री हरियाणा में संदीप सिंह आज भी यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप एफआईआर में मंत्री पद पे बने हुए हैं या नहीं? सवाल आज भी यहां खड़ा हुआ है। कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे, बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करने का काम आपकी सरकार ने किया। सही था, गलत था?
आप बचाव में आए, प्रचार प्रसार किया, हार डाले, लड्डू खिलाए, आप इस पे भी खामोश रहिए। आपने इसकी निंदा या इसका विरोध क्यों नहीं किया, हम पूछ रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, बनारस की बीएचयू में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार में आपके आईटी सेल के नेता शामिल हैं, क्या न्याय मिल गया या उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा, हम पूछना चाहते हैं। बिहार से आपके आने वाले पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन पर हाईकोर्ट ने बलात्कार का मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई के लिए कहा, क्या आपने उस पे अपनी जुबान खोली, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। एक और इजरायली सफाक लीडर अल्मोन कोहेन ने नेतन्याहू को दिया मशवरा, कहा रमजान का महीना फलस्तीनियों को मारने का बेहतरीन मौका, रोजे में थके फलस्तीनियों के खिलाफ शुरू करें रफा ऑपरेशन। इजरायली सदर इसाक हर्जोग ने हमास रहनुमा याहिया अल-सिनवार को बताया 7 अक्टूबर हमले का फैसला साज, कहा हमें जिंदा या मुर्दा अल-सिनवार तक पहुंचना होगा ताकि इजरायली कैदियों को वापस लाया जा सके। अल-क़स्सम ब्रिगेड ने अपने मुतालबात पूरे हुए बगैर किसी भी इजरायली होस्टेज को रिहा करने से कर दिया इनकार। हमास मिलिट्री कमांड मोहम्मद अल-ज़ैफ ने दुनिया भर के मुसलमानों से मस्जिद अक़सा की तरफ मार्च करने की अपील कर दी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को 600 वकीलों ने लिखा लेटर, कहा सियासी दबाव बनाकर अदालती कार्रवाई को किया जा रहा है मुतासिर, सेकुलर सिस्टम के लिए है बड़ा खतरा। राजस्थान के मुसलमानों से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बनाई दूरी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही लोकसभा इलेक्शन में एक भी मुस्लिम लीडर को नहीं दिया टिकट। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करके किया दावा, जिस कंपनी से 150 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, मोदी सरकार ने उसके लिए अपनी टेलीकॉम पॉलिसी ही बदल दी। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।